हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली 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 फैंटास्टिक। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में ऑडिट? आई होप मज़ा आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरेस्टिंग लग रहा होगा एंड समझ भी आ रहा होगा। लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम्हें मैं जितनी प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे सकूँ ताकि तुम लोग लिंक कर सको। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो चलते हैं भाई अपनी आज की क्लास की तरफ। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, अपन लोग ने जो फैक्टर्स हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो हमने स्टार्ट कर लिए थे। एक पॉइंट ही हुआ था हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट वाला, ये हमने डिस्कस कर लिया था। बट जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं एंड जो रिमेनिंग चैप्टर है करते हैं उसको डिस्कस। भाई डिस्कस करने से पहले तुम्हारा एक जो तुम्हारी अटेंडेंस, तुम्हारा एक काम होता है कि यार लाइक कर दो वीडियो को, ताकि मेरे को पता लग जाए तुम लगा रहे हो। एटलीस्ट मेरे को पता तो लगे तुम लोग क्लास लगा रहे हो। लाइक करोगे तभी पता लगेगा ना यार कि तुम लोग क्लास लगा रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली कमेंट करके जाना वीडियो देखने के बाद। सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया तो और कब करोगे? जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तब करोगे क्या सब्सक्राइब? अरे सब्सक्राइब कर दो भाई, और कब करोगे सब्सक्राइब? एंड अगर सब्सक्राइब भी कर चुके हो यार तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, शेयर कर दो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके भी एग्ज़ाम्स ड्यू हैं सितंबर 25, जैन 26 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, ताकि यार वो भी अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकें और इफेक्टिव वे में कर सकें, ताकि ये लेक्चर्स उनको एक हेल्प कर सकें, ताकि उनकी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरीके से हो सके। सो बढ़ते हैं सर आज की अपनी क्लास की तरफ, जहाँ पर डिस्कस करेंगे फैक्टर्स और जो हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। सो करते हैं फिर आज का लेक्चर स्टार्ट। सो यार देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग कि भाई क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, हमने वो भी डिस्कस किया था कि जो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होती हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी थी, कॉम्पिटेंस पढ़ी थी टीम की, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन करते हैं कंटिन्यू अपने फैक्टर्स को। नेक्स्ट फैक्टर क्या है भाई? एसेट इन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेज एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो मेरी बात सुनो, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फैक्टर्स पढ़ रहे हैं विच आर टू बी कंसीडर्ड वाइल डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनो, हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं? क्या करते हैं? तुम 2 क्लासेस लगा चुके हो इस चैप्टर की। क्या करते हैं भाई हम स्ट्रैटेजी में? सर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हमारी टीम है, हम अपनी टीम को किस तरह डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, ये हमारा बंदा इस एरिया में एक्सपर्ट है, इसको इस एरिया में हम डिप्लॉय करेंगे। सर हमारे पास इतने नंबर ऑफ बजट आवर्स हैं कि हमने 1000 आवर्स में ऑडिट कंप्लीट करना है। अच्छा, तो 20 आवर्स इस एरिया को दे दिए, 50 आवर्स इस एरिया को दे दिए, 40 आवर्स इस एरिया को दे दिए एंड सो ऑन। ठीक है, हम एलोकेशन करते हैं अपने रिसोर्सेज की, राइट। अब मेरी बात सुनो, उस चीज़ को करने के लिए भाई एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या? टाइमिंग, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये है कि यार देखो, अब तुम लोग अपने रिसोर्सेज को आंखें स्क्रीन की तरफ एंड अपने कान जो हैं वो मेरी आवाज़ की तरफ, एज़ यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ। रुको यहीं पे समझाता हूँ प्रॉपर। देखो जो रिसोर्सेज हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, उनको डिप्लॉय कर रहे हो, राइट। एलोकेट कर रहे हो आवर्स को। भाई इनकी डिप्लॉयमेंट एंड आवर्स की एलोकेशन सही तरह से हो सके, इसके लिए भाई तुम लोग क्या कर लो, तुम लोगों को एक ये भी ज़रूरी है पता करना कि जो डेडलाइन है ऑडिट की वो कब है। भाई जाहिर सी बात है, ऐसा तो देखो है नहीं कि तुम ऑडिट पे चले गए, तुम ऑडिट करते जा रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गए, ऑडिट पर लगी पड़े हो, नहीं जी ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ। सर हो गया कंप्लीट? नहीं जी ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ। भाई मेरी एक डेडलाइन होती है, एक डेडलाइन होती है कि यार इस दिन हमको अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्या करनी है, सबमिट करनी है। ठीक है, तुम पढ़ोगे, इनफैक्ट कंपनी एक्ट में भी तुम लोग पढ़ोगे, लॉ में भी डेडलाइन होती है, राइट। सो लेट्स मैं जूम करके चल रहा हूँ कि भाई जो अपन की डेडलाइन है वो है 2 महीने। मतलब आज तुम ऑडिट करने चले गए क्लाइंट की प्लेस पे, ठीक है, एंड 2 महीने तुम्हारे पास क्लाइंट दे रहा ऑडिट करने के लिए। ठीक है, 2 महीने में भाई तुमने क्या करना, ऑडिट रिपोर्ट 2 महीने के बाद अपनी सबमिट करनी है ऑडिट रिपोर्ट, बात खत्म। ठीक है, अब ये तुम्हारा टाइम फ्रेम हो गया 2 महीने की। भाई तुम्हारे पास 2 महीने हैं, तुमने 2 महीने में भाई अपने जितने तुम्हारे बजटेड आवर्स हैं उनको यूज़ एलोकेट करना है, जो तुम्हारे रिसोर्सेज हैं उनको करना है, जो तुम्हारे नेसेसरी प्रोसीजर्स हैं जो तुमने बैलेंस शीट के ऊपर लगाने हैं, P&L के ऊपर लगाने हैं, जिसमें अपनी और नोट्स टू काउंट्स हैं, पूरी की पूरी एंटिटी के ऊपर तुम्हें ऑडिट करना है, तो किस तरह करना है। तुम्हारे पास 2 महीने है, तुम्हारे पास टाइम हो गया, टाइम आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, सेकंड थिंग, भाई ऐसा तो है नहीं कि सीधी सी बात है मैनेजमेंट जो है, जो क्लाइंट है तुम्हारा, वो तुम्हें 2 महीने बाद ही अप्रोच करेगा, हाँ जी सीए साहब, हाँ जी ऑडिटर साहब, अपनी रिपोर्ट तो दे दो, 2 महीने हो गए। नो,
इनफैक्ट तुम लोग तुम्हारी उनके साथ बेसिकली डेली बेसिस पे या लाइक एक वीक में 3-4 बार कम्युनिकेशन होती रहेगी, बहुत कम्युनिकेशन होती रहेगी, ठीक है ना। डेटा रिक्वेस्ट करना है तो उनसे रीच आउट करोगे, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है कि लाइक ये हमारे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया है, तो उनको रीच आउट करोगे, डिस्कस करोगे, अपनी जो फाइंडिंग्स होंगी वो डिस्कस करोगे कि भाई यहाँ पे आपने फ्रॉडी काम किया लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो यार देखो, अब ये सब भी डिसाइडेड होता है ऑब्वियसली, लाइक सपोज तुम्हारे बीच में, तुम्हारे क्लाइंट और तुम्हारे बीच में ऑडिटर तुम हो और तुम्हारा ये क्लाइंट है, तुम दोनों के बीच में डिसाइडेड हो गया कि यार देखो वीकली हम 2 बार मीटिंग रखेंगे, सो एज टू एसरटेन कि यार कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको ऑडिट करने में, नहीं आ रही। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बता देना, कोई हमारे क्लाइंट की तरफ से हमारे पार्ट पे कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बता देना, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। या जो भी आपकी फाइंडिंग्स है, जो भी आपकी कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, हम 2 बार मीटिंग करके डिस्कस कर लेंगे। तो अब जाहिर सी बात है भाई, तुम लोगों को इन टाइम लाइन्स के हिसाब से वर्ड पे फोकस करो, टाइमलाइन। इन टाइमलाइंस के हिसाब से भाई तुमको अपना क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना पड़ेगा, अपने आवर्स को एलोकेट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अब बात सीधी सी बात है भाई, क्लाइंट कह रहा है कि इस फ्राइडे को लेट्स सपोज मीटिंग है, लेट्स सपोज वीकली डिस्कशन करनी है, ठीक है। 5 दिन तुमने क्या किया, क्लाइंट डिस्कस करेगा फ्राइडे को, क्लाइंट तुमसे पूछेगा, भाई क्लाइंट ने तुम्हें पैसा देना है, क्लाइंट तुमको लाखों करोड़ों की ऑडिट फीस दे रहा है, तुमको करोड़ों की ऑडिट फीस दे रहा है क्लाइंट, तुमसे वीकली पूछ रहा है वो कि भाई सी साहब, ऑडिटर साहब क्या किया आपने, कोई प्रॉब्लम आई, कोई फाइंडिंग्स क्या निकल के आई। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो भाई अगर तुम लोग कुछ काम ही नहीं करोगे इस हफ्ते में, एक वीक में तुमने वेलियाँ हमारी कुछ काम ही नहीं किया, तो क्या रिपोर्ट करोगे तुम? सो अकॉर्डिंगली गाइज यू हैव टू प्लान, तुम्हें अपने रिसोर्सेज को उस तरह प्लान करके चलना पड़ेगा। देखो कि यार ठीक है, हमारी वीकली मीटिंग होया करेगी, तो उस अकॉर्डिंग हम ये अपना एजेंडा रखते हैं इस वीक का कि हमने ये करना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। अच्छा तू ये कर ले, तू ये कर ले, इतने आवर्स हमारे इस वीक के लिए यूटिलाइज हो जाने चाहिए, अकॉर्डिंगली सुनो। तो भाई एक तरह का ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें कंसिडर करना चाहिए वाइल ड्राफ्टिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। आइए पढ़ते हैं नोट्स। The ascertaining of reporting objectives of engagement helps the auditor to plan timing of different audit procedures and also nature of communication। बिल्कुल सही, जैसे मैंने बताया भाई, जैसे मैंने बताया कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब डेडलाइन कब है, कब मैनेजमेंट ने रिपोर्ट करना है ऑडिट, कब अपनी ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट ने सबमिट करनी है आगे आरओसी को, ठीक है, कंपनीज के केस में शेयर होल्डर्स को सबमिट करनी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट। तो वो भी तुम्हें हेल्प करेगा कि भाई ऑब्वियसली तुम्हें उस अकॉर्डिंग अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने ऑडिट को कंक्लूड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल इंस्टेंसेस क्या है भाई, एटलीस्ट टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, भाई वही बात है घूम फिरा के, टाइम टेबल मतलब एटली को कब रिपोर्टिंग करनी है, एंट्री को कब रिपोर्टिंग करनी है आगे, सीधी सी बात है। अब देखो एंट्री को जो ऑडिट है, हम शेयर होल्डर्स के ऑडिट करने हैं, अब ऑडिट रिपोर्ट जो शेयर होल्डर को सबमिट होगी, कब क्या क्या चीज़ चाहिए, टाइम टेबल क्या है, क्या सीक्वेंस है, वो सब। सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स टू डिस्कस ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क विद द मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि तुम्हारी वीकली बेसिस पे, हमारे एग्जाम्पल में क्या था कि वीकली बेसिस पे सर मीटिंग हुआ करेंगी हमारे क्लाइंट के साथ, जहाँ क्लाइंट पूछेगा कि ऑडिटर साहब कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या निकाला, क्या फाइंडिंग निकली, जो मीटिंग तुम्हारी क्लाइंट के साथ हुआ करेंगी विद द मैनेजमेंट, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात, घूम फिरा के सर टाइमिंग के ऊपर ही आ रही है कि सर कब आप अपनी रिपोर्ट इशू करके दे दोगे, हमें 2 महीने का टाइम है, राइट। उसके बाद डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। लो स्टेटस कॉल्स, जो हमारे वीक में था कि या तो वीकली आप 2 बार कॉल रख लेना, हम डिस्कशन कर लेंगे, या वीकली 1 बार कॉल रख लेना फ्राइडे को। स्टेटस कॉल्स कि कहाँ तक ऑडिट पहुँचा, सी साहब कोई प्रॉब्लम आ रही है। देखो जो मैंने बताया सिर्फ वही सब कुछ लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है, इन्होंने पॉइंट्स सेम चीज़ को ना लाइक रीड्राफ्ट कर करके मल्टीपल पॉइंट्स बना दिए। अगर तुम इनका क्रक्स निकाल लो, देखो मैं एक पॉइंट तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम खुद सोच रहे हो यार घूम रहा के वही बात लिखी हुई है, टाइम कब रिपोर्टिंग करनी है, कब स्टेटस कॉल होगी, कब प्रोग्रेस डिस्कस करनी है, बात वही घूम फिरा के आ रही है कि टाइमलाइन के हिसाब से बॉस तुम्हें चलना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट गाइज, एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एजेंट टीम मेंबर्स इन द नेचर टाइमिंग ऑफ द टीम मीटिंग्स एंड टाइम ऑफ द रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म। बात वही घूम फिरा के आ रही है सर कि हमारी खुद की टीम में डिस्कशंस कब होंगी। अब देखो मेरी बात सुनो, अब क्लाइंट से डिस्कस करने से पहले, अब तुम्हारी जो देखो ऑडिट है, ऑडिट में हिरार्की है, लाइक सबसे ऊपर तुम्हारे पार्टनर्स,
ठीक है। फिर लेट्स सपोज तुम्हारा सीनियर मैनेजर लगा लो, फिर मैनेजर लगा लो, फिर सीनियर लगा लो, फिर उसके बाद असिस्टेंट लगा लो, इसमें भी लेवल 3, लेवल 3, लेवल 2, फिर फर्स्ट ईयर आर्टिकल, सेकंड ईयर आर्टिकल, इस तरह ये पूरी की पूरी हिरार्की है बॉस। अब तुम्हारी जब तुम क्लाइंट को कम्युनिकेट करोगे, क्लाइंट को कम्युनिकेट करने से पहले भाई तुम्हारी इंटरनल डिस्कशंस तो भी होंगी। अब वो कब करोगे? दैट इज कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर्स। वो तभी डिसाइड करके चलना पड़ेगा ना यार। अगर वीकली मैनेजर के साथ अगर वीकली देखो क्लाइंट के साथ कॉल है फ्राइडे को, राइट, स्टेटस कॉल है कि भाई कितना हो गया, जो मैं यहाँ पढ़ के आ रहा है, स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क टू डिस्कस, ठीक है। तो भाई क्या तुम डिस्कस करोगे, वो तो तुम पहले अपनी इंटरनल टीम में डिस्कस तो कर लो कि क्लाइंट को क्या कहोगे। ऐसा तो है नहीं बिना कोई प्रिपरेशन के क्लाइंट के सामने कॉल रख के बैठ गए, यस हाय, नो भाई नो, सब कुछ प्लान होता है, राइट। आई होप समझ आया होगा तुम लोगों को, राइट। जी सर, समझ आ गया। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये कंसिडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। इनफैक्ट यहाँ पे एक वर्ड था, ये तुम बार बार देख रहे होगे, ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट। ये क्या है सर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट? ये क्या है सर, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या है सर ये? भाई इस 3 वर्ड्स है ना, ये जो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, इन तीनों वर्ड्स को अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। यस, जो इसके अगला चैप्टर है अपना रिस्क असेसमेंट वाला, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा तीनों को, नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंट क्या है। तब तक के लिए थोड़ा थाम के रखो। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। कंसिडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। बिल्कुल सही भाई, जाहिर सी बात है। देखो यार, अब स्ट्रैटेजी बनाते हुए तुम लोग अपना सारा स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि अच्छा ये हमारा इतनी हमारी डेडलाइन है, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये हमारे पास एरिया है, अच्छा सेल्स है बैलेंस शीट में, पी में सॉरी पी में सेल्स है, एक्सपेंसेस हैं, परचेज है, ये प्रॉफिट आ गया हमारा, या ये अदर इनकम आ गई हमारी, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ गए हमारे, बैलेंस शीट की बात करूँ तो ये एरियाज़ हैं जो हमें टेस्ट करने हैं। तो तुम सारी प्लानिंग कर रहे हो, राइट। अब देखो, अब कौन बंदा क्या चीज़ करेगा, किस चीज़ को टेस्ट करेगा, लाइक ये बंदा नॉन करंट एसेट्स देखेगा, ये बंदा पीपी देखेगा, ये बंदा रिलेटेड पार्टी देखेगा, ये बंदा स्टॉक देखेगा। वो सबको करने के लिए भाई जब तुमको पता होगा कि जो सिग्निफिकेंट एरियाज़ हैं तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट में, प्रोफेशनल जजमेंट माने तो तुम्हारी खुद की जजमेंट, तुम सीए हो, तुम ऑडिटर हो, ठीक है, तुम ऑडिटर हो चाहे आर्टिकल हो, बट हो तो ऑडिटर भाई, इंटर में ऑडिट पढ़ रहे हो भी, इतनी नॉलेज तुमने ली है, अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट, लॉ, इतने सब्जेक्ट्स तुम पढ़ के जा रहे हो भाई अपने आर्टिकलशिप में, राइट। तो तुम्हारी भाई अपनी प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, मतलब तुम्हारा खुद का दिमाग क्या कहता है, तुम्हारे जब जितना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारी नॉलेज क्या कहती है, उसके हिसाब से, तुम्हारी खुद की जजमेंट के हिसाब से, दैट इज योर प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। जो एरियाज तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, दैट इज तुम्हारे हिसाब से इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट, जो तुम्हारे हिसाब से एरियाज इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे को, अगर मैं किसी क्लाइंट को ऑडिट करने जा रहा हूँ, राइट, तो भाई मेरे को पता है कि जो स्टॉक है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इन्वेंट्री, राइट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, एस्पेक्ट बन जाता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ऑडिट करने का, राइट, अपना लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, जो लोन्स एंटिटी दे रही है किसी को, वो इंपॉर्टेंट एरिया, एज सो ऑन, बहुत कुछ है, डिस्कस करेंगे आगे पूरा का पूरा अपना अभी ऑडिट की इंटायर बैच पड़ा डिस्कस करने को, राइट। तो हमारे जजमेंट में क्या क्या एरियाज इंपॉर्टेंट है उस ऑडिट के रिगार्डिंग, उस क्लाइंट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो सब देख के भाई तुम अपनी स्ट्रेटजी बनाना। बिल्कुल सही बात है जो कि, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इट में डिटर्मिन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू ड्राइव इंटरनल कंट्रोल। बिल्कुल सही। अब देखो यार मेरी बात सुनो, अब ऐसा तो देखो तुमने लाइक हम जो फर्स्ट चैप्टर अपने किया नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का, उसमें हमने क्या किया, हम पढ़ के आए थे ना इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट कि सर जिसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ सैम्पल्स कि हम सर 100% चेकिंग नहीं कर पाते, हम सैंपल निकालते हैं। अगर लाइक 100 की पॉपुलेशन है तो हम 10 इन्वॉइसेस चेक कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम सैंपल के बेसिस पे अपना चेकिंग करते हैं। तो बात वही लिखी हुई है यार कि देखो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कि ट्रांजैक्शंस की लाइक वॉल्यूम करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं भाई, एक दिन में करोड़ों लाखों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं तुम हर ट्रांजैक्शन को चेक कर लोगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, तुम क्या करते हो, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई करते हो, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर तुम क्या करते हो, रिलाई करते हो। देखो इंटरनल कंट्रोल अपना नेक्स्ट चैप्टर में बहुत, देखो मैं तुम्हारे चैप्टर का नाम ही यही है, इनफैक्ट अगर तुम इंडेक्स खोल के भी देखोगे अपनी ICAI मैट का, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, बहुत डीप में डिस्कस करेंगे इस वर्ड को। इनफैक्ट पूरा पूरा चैप्टर इंटरनल कंट्रोल का है,
इनफैक्ट अगले चैप्टर में एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, तुम लोग खुद मेरे को कहोगे सर बस करो यार, नहीं पढ़ना इंटरनल कंट्रोल, बस करो। पर मैं बस नहीं करूँगा क्योंकि तो सिलेबस इतना ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ आज कि होता क्या है बेसिकली। या देखो इंटरनल कंट्रोल तुम लोग ये समझ सकते हो इस वर्ड को कि इट इज़ अ लाइक सेट ऑफ प्रोसीजर्स या प्रोसेस लगा लो जो इंश्योर करता है कि जैसा जो काम होना चाहिए वो वैसा ही हो रहा है। सर मतलब दोबारा बोलता हूँ, आराम से सुनना। फॉर द टाइमिंग तो इंटरनल कंट्रोल ये चीज़ एक मान के चलो, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ये होता है कि यार ये क्या होते हैं, एक तरह के सेट ऑफ प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होता है एक तरह का जो कि इंश्योर करता है कि यार अगर ये काम इस तरह होना चाहिए, इसको इस तरह होना चाहिए, तो क्या वो काम उसी तरह हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल देता हूँ तुम लोगों को, एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ यार तुम लोगों को। पेरोल प्रोसेस माने तो सैलरीज का सारा प्रोसेस, अपना सैलरीज वेजेस का, राइट। अब भाई मेरी बात सुनो, तुम लोग आर्टिकलशिप में भी जाओगे तो तुम लोग देखोगे भी, ठीक है, तो क्या होता है जनरली फॉर्म में जो अटेंडेंस होती है कि भाई आज वो हमारा एम्प्लॉई आया नहीं है, आज वो प्रेजेंट आया नहीं है, ठीक है, या छुट्टी पे तो नहीं है, तो भाई अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा नहीं कि स्कूल में हमारे होता था राहुल प्रेजेंट मैम, अक्षय प्रेजेंट मैम, प्रिया प्रेजेंट मैम, नो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। मेरे बायोमेट्रिक इंस्टॉल्ड होती हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, राइट। तो अपना थंब अपनी फिंगर लगाओगे, बायोमेट्रिक लगाओगे एंड तुम्हारी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो बेसिकली ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का इंटरनल कंट्रोल है, ये एक तरह का सर इंटरनल कंट्रोल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और ये क्या इंश्योर करता है, देखो इसका पर्पस क्या है, क्या पर्पस है इस बायोमेट्रिक को लगाने का, इस बायोमेट्रिक मशीन को लगाने का, कि भाई देखो जाहिर सी बात है 600-700 वर्कर हमारी फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, 400 से भी ज़्यादा इंप्लॉयज़ हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं टोटल, ठीक है, इतने बड़ी पॉपुलेशन है, तो कौन किसका हिसाब रखे भाई अटेंडेंस का, सीधी सी बात है, फ्रॉड के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, बायोमेट्रिक इंस्टॉल किया कि भाई जो भी वर्कर आएगा वो अपना थंब इम्प्रेशन लगाएगा और उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाएगी। समझ पा रहे हो? तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बहुत एग्जाम्पल दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत भर के एग्जाम्पल दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। और टाइमिंग समझ लो कि देखो एक तरह का प्रोसेस है ये, बायोमेट्रिक इज अ प्रोसेस, ठीक है। क्या इंश्योर, इसका काम क्या है, क्या इंश्योर करना चाहता है कि भाई जो अटेंडेंस है वो बिल्कुल ठीक ठाक लगे। अटेंडेंस को इंश्योर करता है कि अटेंडेंस बिल्कुल प्रॉपरली लग रही है जो हमारे इंप्लॉय प्रेजेंट है, राइट, वही तो इंश्योर कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, लाइक आई हैव जस्ट गिवन यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट्स एन इंटरनल कंट्रोल मीनिंग, ठीक है। डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बिकॉज मैं खामखा डिस्कस अब करना नहीं चाहता, बिकॉज यार देखो नेक्स्ट पूरा का पूरा चैप्टर हमारा, तुम्हारे चैप्टर का नाम ही यही है, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, तो करना ही है डिस्कस। सेकेंडली, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल सही भाई, जाहिर सी बात है यार, देखो तुम ऑडिट करी, तुम कंपनी सेट को ऑडिट कर रहे हो, सॉरी तुम्हारा क्लाइंट है कोई, लेट्स सपोज रघु लिमिटेड भाई तुम्हारे क्लाइंट का नाम है, अच्छा वाला इनका बिजनेस चल रहा है, राइट, कंपनी है, लिमिटेड है, कंपनी है। अब तुम ऑडिट कर ही रहे थे भाई, तो लाइक जो है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंज आ गया, रिक्वायरमेंट्स कुछ चेंज आ गया, मतलब जैसे अब तुम लोग देखते हो कि कंपनी नेट तुम्हें ये कह रहा है, लेट्स सपोज एज्यूम करके चलता है कि कंपनी नेट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आई, ठीक है, कोई जो भी ऑडिटर है उसको एंटिटी की जो क्या लगाऊं लेट्स सपोज सेल्स के ऊपर एक अलग से रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी, अकेले सेल्स के ऊपर, लेट्स सपोज, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इट्स एन एग्जांपल ले रहा हूँ, बिल्कुल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है, कि लेट्स सपोज यार बेसिकली कंपनी की तरफ से कोई गाइडलाइन आ गई कि जो भी अब ऑडिट होंगे, ऑडिटर्स ऑडिट करेंगे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करेंगे, बट अपनी सेल्स के ऊपर एक अलग से रिपोर्ट भी इशू करेंगे कि सेल्स जो है वो जेन्युइन है नहीं है, एक अलग से रिपोर्ट इशू करेंगे, तो एक तरह की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई। अब अगर इस तरह की कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आती है, कोई चेंज होता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में, इंडस्ट्री रेगुलेशंस में, तो उसका भी तुम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा इम्पैक्ट अपने ऑडिट के ऊपर, जाहिर सी बात है बिल्कुल करोगे भाई, ये तो प्लान इनफैक्ट स्ट्रैटेजी में यही कुछ तो प्लान कर रहे हो कि किस तरह ऑडिट हमने करना है, यही तो प्लान कर रहे हो।
significant changes in financial reporting framework such as changing accounting standards. Similar to that point यार, yes, accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब तक ये कहता था कि लाइक जो इन्वेंट्री है उसको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज दो पे वैल्यू करो, लेट्स सपोज यही कहते नहीं, मैं हमारा AS2 अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्रीज, ठीक है, तो अब तक यही कहता था हमारा AS2, ठीक है, बट लेट्स सपोज AS में चेंज आ गया, AS कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, इन्वेंट्री को आप कॉस्ट पे वैल्यू करो, लेट्स सपोज कोई चेंज आ गया, तो उसका ध्यान रखना तुम्हें रखना पड़ेगा। इस तरह के अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, सिंपल पॉइंट। अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट सच एज चेंज इन द लीगल एनवायरमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी, बिल्कुल सही। अगर भाई तुम्हारे लीगल एनवायरमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने ऊपर AS की एग्जांपल दी, यहाँ पे मैंने तुम्हें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल दी, इंडस्ट्री रेगुलेशन की एग्जांपल दी, तो अकॉर्डिंगली तुम अपना जो है बेसिकली स्ट्रेटजी को मॉडिफाई कर दोगे। आई होप तुम लोगों को ये भी समझ आया होगा यार, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा, इजी पॉइंट था। कूल, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कंसिडर रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन फ्रॉम सिमिलर एंगेजमेंट, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनो, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस की है, कल के जो लास्ट लेक्चर है अपना, ठीक है, यस्टरडे में डिस्कस किया था बहुत अच्छी तरह से। क्या डिस्कस किया था? इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, और डिस्कस किया था कॉम्पिटेंस ऑफ आवर एंगेजमेंट टीम, क्या हम उतने कैपेबल हैं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना एक्सपोजर है कि हम उस क्लाइंट को ऑडिट कर पाएँ, राइट? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कुछ तो बोलो यार। आ रहा है सर, बिल्कुल याद आ रहा है भाई। जो तुम्हारे रिजल्ट्स आए हैं उस प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के, ठीक है, या एक ये भी हो सकता है कि तुम लाइक जैसे हम किसका ऑडिट कर रहे थे अपनी लास्ट वाले एग्जांपल में, कल के एग्जांपल में स्मार्ट वॉचेज़, ABC स्मार्ट वॉचेज लिमिटेड का, ठीक है। अब ऐसा तो भी हो सकता है यार कि तुम्हारे पास अकेला यही क्लाइंट थोड़ी है जो स्मार्ट वॉचेज़ बनाता है, तुम्हारे पास 2 और क्लाइंट्स हैं जिनका सेम बिजनेस है, जो इसी इंडस्ट्री में है, स्मार्ट वॉचेज़ वाली में, ठीक है। तो तुम ये भी कर सकते हो ना यार, देखो सीधी सी बात है, भाई इंडस्ट्री इनकी सेम है, इंडस्ट्री सेम है, वही परचेज वही सेल्स, मोटा मोटा वही होगा, इंडस्ट्री सेम है इनकी बिकॉज, ठीक है ना। तो तुम लोग ये भी कर सकते हो कि यार जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन, जो तुम्हें अपनी फाइंडिंग इन क्लाइंट्स में मिली है, 2 अपने क्लाइंट्स में, बाकी के क्लाइंट्स में, उनकी फाइंडिंग्स, उनके प्रोसीजर्स से तुम आइडिया ले सकते हो, तुम एक बेसिकली हेल्प करेंगे तुम्हें इस कंपनी को ऑडिट करने में। जाहिर सी बात है, बस सेम इंडस्ट्री में तीनों की तीनों कंपनीज हैं, मोर और लेस जो ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे मोर और लेस वो सेम ही तो होंगे, ठीक है ना। इंडस्ट्री सेम है इनकी, देखो इंडस्ट्री सेम है, उसकी वजह से जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो सेम होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो FRF है मोरलेस वो सेम लगेगा, लीगल रिक्वायरमेंट सेम होगा इनका, एक ही बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सिमिलर है, जिसकी वजह से तुम्हें एक हेल्प ले सकते हो, तुम उसको भी कंसिडर करके चलो अपने मन में कि अच्छा यार हमें ये 2 कंपनीज हैं, ये भी स्मार्ट वॉचेस बनाती हैं, इसमें हमें ये वाले एरिया में फ्रॉड मिला था, ये वाला एरिया रिस्की लगा था, जिसमें फ्रॉडी एलिमेंट है, तो क्या पता इसमें भी निकल जाए। तो एक चेक रखना, एक आइडिया रखना मन में, ठीक है। Results of previous audits that involved evaluating the results of previous audits that involved evaluating the operating effectiveness of internal control, ठीक है, including the nature of identified deficiencies and action taken to address them। वही बात है भाई कि जो प्रीवियस ऑडिट्स में तुम्हारी फाइंडिंग्स थी उनको क्या करो, इवेल्युएट करो, राइट। जो कंट्रोल है उसको टेस्ट करो। अबे वही है ना, नेक्स्ट चैप्टर के पॉइंट्स बड़े इसमें इंक्लूड किए पड़े हैं तुम्हारे इस चैप्टर में यार। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये होता है, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दी बायोमेट्रिक की, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि यार क्या ये जो बायोमेट्रिक का काम है, इसका काम क्या है, अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना। तुम चेक करोगे कि क्या ये कंट्रोल अपना जो काम है वो ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब क्या ये ऑपरेट ध्यान से सुनना, ऑपरेट अफेक्टिवली, मतलब जैसा इसको कहा था ऑपरेट करने की। अगर कोई बंदा थंब अपना लगाए तो अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लेना, अगर कोई ना लगाए तो लीव रिकॉर्ड कर लेना, समझ पा रहे हो। अगर कोई इस टाइम के बाद लगाए तो उसकी सैलरी यहाँ से डिडक्ट कर लेना, सॉर्ट ऑफ दैट थिंग्स, ठीक है। तो क्या वो अपना काम ठीक से कर रहा है, क्या वो ऑपरेट इफेक्टिवली हो रहा है। आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा। डिटेल में देखो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे भाई। मैं देखो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी इस चैप्टर में, लाइक पॉइंट्स स्टडी मैट में इतने सारे इंक्लूड किए पड़े हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के, ठीक है, बट जितना रेलेवेंट है मैं उतना समझा रहा हूँ, बाकी डिस्कस तो आप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, द मैनर इन विच द ऑडिटर एम्फसाइजेज टू एंगेजमेंट टीम मेंबर्स द नीड टू मेंटेन अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट, बताता हूँ क्या होता है ये। इन गैदरिंग एंड वैल्यूटिंग ऑडिट एविडेंस, भाई सिंपल सी बात, क्वेश्चन क्या पॉइंट क्या कह रहे हो तुम्हें, इस वर्ड के ऊपर फोकस करो, इस वर्ड के ऊपर, प्रोफेशनल
स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म सर क्या मतलब होता है सर इसका? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म माने तो क्वेश्चनिंग माइंड, माने तो अलर्ट माइंड। एग्जाम्पल, मैं ऑडिट पे गया, ठीक है। तुमने ऑडिट में देखा कि यार लास्ट ईयर हमारे क्लाइंट की जो सेल्स थी, जो हमारे क्लाइंट की तुम लास्ट ईयर जो हमारे क्लाइंट की सेल्स थी वो थी लेट्स सपोज 500 CR। उससे पिछले साल हमारे क्लाइंट की सेल्स थी 450 CR। उससे लास्ट ईयर हमारे क्लाइंट की सेल्स थी लेट्स सपोज 430 CR, ठीक है। बट इस बार हमारे क्लाइंट की जो सेल है, हमारे क्लाइंट की जो इस बार सेल्स हुई है वो कितनी हो गई? लेट्स सपोज 800 CR। वाओ, या भाई ये तुम पिछले लास्ट 3 साल का रिकॉर्ड देख रहे हो कि भाई सेल्स कितनी बढ़ रही है। लाइक 430 CR से 450 CR हो गई, 450 करोड़ से कितनी होगी? 500 CR हो गई। लाइक ठीक है, लाइक नॉर्मल लग रहा है कितना, लाइक पहले इस साल में हमारी सेल्स कितनी 20 CR बढ़ी, उसके बाद 50 CR बढ़ी, ठीक है। बट भाई ऐसा क्या होगा इस साल में कि जो सेल्स हमारी सीधा 500 से 800 करोड़ हो गई, लाइक 20, 50 और उसके बाद सीधा 300 करोड़ इंक्रीज हो गई। ऐसा क्या हो गया? रिस्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? कुछ पता करोगे कि नहीं करोगे यार कि सर ऐसा क्या हो गया, इतनी सेल्स बढ़ गई? क्या पता बोगस सेल्स हो, क्या पता। अब इतना फ्लक्चुएशन कैसे आ गया? ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है, ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, किस तरह हम जस्टिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। बट पॉइंट को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब तुमने क्लाइंट से पूछा, तुम ऑडिट पे गए हो, तुम आर्टिकल हो, तुमने क्लाइंट से पूछा सर 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 हमने देखा कि आपकी जो सेल्स है सर वो इतना एकदम से कैसे फ्लक्चुएट कर गई। लाइक हमने सर रिसेंट ट्रेंड्स देखे आपके 20 CR इंक्रीज हुआ, आफ्टर दैट 30 CR इंक्रीज हुआ, एंड बट सर इस ईयर का अगर हम ट्रेंड देखें सर, लाइक जो सेल्स है वो 300 CR से इंक्रीज कर गई। सर ऐसा क्या हो गया? ओ बेटा क्या हो गया? तुम ठंडा पहले तो पानी पियो, पहले तो पानी पियो तुम लोग। बेटा सेल्स का तो ऐसी बात है ना। अब देखो हमारी कंपनी तुम लोगों को पता ही है ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाती है। बेटा हमारी कंपनी तो ऑडियो ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाती है ना जी, ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाती है, एयरपॉड, ईयरफोन्स, ठीक है, इन सब में डील करती है, ठीक है। बेटा क्या हुआ इस बार, क्या किया पिछले साल में, क्या किया? बच्चों ने गाने ज़्यादा सुन लिए, बच्चों ने गाने ज़्यादा सुन लिए, ठीक है। गाने सुनने की वजह से जो एयरपॉड है वो ख़राब होते गए और ऑर्डर बढ़ते गए। एक तो ये कारण है, और ऊपर से इतने गाने सुन लिए, इतने गाने सुन लिए बच्चों ने, इतने गाने सुन लिए, ढिंचक ढिंचक इतना गाना सुन लिया कि बस सेल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ये क्या गंदा सारी एक जस्टिफिकेशन दी तुम्हारे क्लाइंट ने। द वर्स्ट है जस्टिफिकेशन। कोई जस्टिफिकेशन है क्या? सेल्स बढ़ गई क्यों? बच्चों ने गाने ज़्यादा सुन लिए, दैट्स वाई एयरबॉड की डिमांड बढ़ गई। वाओ वाओ, बच्चों का पार्टी का करने का मन ज़्यादा करने लग गया, दैट वाई स्पीकर की सेल बढ़ गई। वाओ सर ऐसा नहीं है कि तुम लोग, तुम्हारा क्लाइंट बोली जा रहा हो, तुम लोग चुपचाप सुनते जा रहे हो, ठीक है ओके सर, ठीक है सर ओके जी सर ओके, गाने ज़्यादा सुन लिए सेल्स बढ़ गई, ठीक है। नहीं, तुम लोग क्वेश्चनिंग माइंड रखोगे, इट इज़ योर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। तुम लोग अलर्ट रहोगे कि यार क्लाइंट हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम क्वेश्चनिंग माइंड करोगे, ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने तुम्हें कह दिया तुमने मान लिया। काउंटर क्वेश्चंस करो, कहो उससे सर ये कैसी बात हुई सर सर जोक्स अपार्ट सर, जनरली सर क्या रीज़न हो सकता है सेल्स इंक्रीज करने का? सर लाइक वी हैव सीन अदर कंपेटिटर्स इन द मार्केट एज वेल कि उनकी तो सेल्स इतनी नहीं बढ़ी कि आपकी सेल्स क्यों बढ़ गई सर? इनफैक्ट आपके ब्रांड का ऐसे कि आपके ब्रांड ने क्या किया? इस तरह के क्वेश्चंस पूछो, उससे निकलवाने की कोशिश करो कि भाई एक्चुअल में रीज़न क्या है सेल्स बढ़ने का। हम तो अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा ही रहे हैं जो लगा रहे हैं, बट जब तुम डिस्कशन कर रहे हो, जब तुम इनफैक्ट ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो, जब तुम एनालाइज कर रहे हो क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपना जो माइंड है उसको क्या रखो, अलर्ट रखो, ओपन रखो, क्वेश्चनिंग माइंड रखो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अकाउंटेंट ने बता दिया ऐसा ऐसा करना है, तुम चुपचाप सुन के आ गए। नहीं, अकाउंटेंट एक बात बोल रहा है, तुम 5 बातें बोलो। ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा तो हो सकता था। भाई चुप नहीं रहना। दिस इज मीन बाय प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। बस वही कह रहा है हमारा पॉइंट कि क्वेश्चनिंग माइंड रखो, अलर्ट माइंड रखो, स्केप्टिज्म रखो अपने मन में कि अपना ऑडिट करते हुए। वही लिखा आ रहा है कि देखो द मेंबर्स नीड टू मेंटेन अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इन गैदरिंग ऑडिट एविडेंस, जो मैंने समझाया। आई होप समझ आ होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं यार। एसेट इन द एंटी, मैं इसको एंटी बोलूँगा, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड को। एसेट इन द एंटी ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, बिल्कुल सही। देखो यार एंटी का देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे ही देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में। एंटी का मतलब देखो क्या है, बेसिकली तुम कितने एक्सटेंट तक अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, एक्सटेंट
कितना इंडेक्स चेकिंग करोगे, कितना एक्सटेंड तक ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, एक चीज़ को वेरीफाई करोगे, इंडेक्सनेस करोगे, कितना एक्सटेंड मतलब कितना अंदर तक जाओगे उस चीज़ के, वो एक्सटेंड हो गया। टाइमिंग मतलब कब लगाओगे वो प्रोसीजर्स, टाइमिंग क्या रहेगी उनकी, नेचर, क्या ऑडिट प्रोसीजर तुम लगाओगे, वो तुम्हारा हो गया एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। सेम पॉइंट है गाइस, ये तुम लोग पॉइंट खुद पढ़ लेना, इट्स इजी पॉइंट जो मैं पढ़ाई देता हूँ, छोड़ो। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू टीम मेंबर्स इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही। एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स में भी साइन इन एरियाज वेरी रिस्क इज हायर, बिल्कुल सही, ऑब्वियस सी बात है यार, देखो जाहिर सी बात है भाई, जो तुम्हारे टीम मेंबर्स एक्सपीरियंसड हैं, जिनको 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं ऑडिट करते हुए, वो क्या करेंगे, हाई रिस्क एरियाज़ का ऑडिट करेंगे। एंड जो नए मेंबर्स हैं, जैसे तुम जाओगे बिल्कुल फ्रेशर, आर्टिकल 1 महीना हुआ तुम्हें, तुम क्या करोगे, जो लो रिस्क एरियाज हैं तुम वो करोगे। सिमिलरली एंगेजमेंट, बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू अक्रॉस हाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स आर टू बी कैप्टन माइंड, बिल्कुल वही बात बता रहा है कि जिन एरिया में तुम्हें हाई रिस्क लग रहा है मटेरियल में स्टेटमेंट का, उनमें तुम ज़्यादा टाइम लगाओगे, ज़्यादा अपने रिसोर्सेज लगाओगे एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज। ठीक है, आई होप समझ आया होगा गाइस। रही बात है इंटरनल कंट्रोल की, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड की, ठीक है, ये 2-3 वर्ड्स कुछ इस तरह के थे जो अपन अगले चैप्टर में बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, बट जितना हो सका मैंने इस चैप्टर में डिस्कस किया तुमसे जो रेलेवेंट था। अगर कोई तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है तो कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल शांत रहो, नेक्स्ट चैप्टर में यही कुछ डिस्कस करना है, क्या कंट्रोल है, क्या रिस्क असेसमेंट है, ठीक है। इनफैक्ट ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, इसको भी मैं, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं नेक्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस करूँगा। रीज़न बीइंग, ये वर्ड्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ये वर्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, ये वर्ड नेचर टाइमिंग एक्सटेंड जो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता के आया हूँ, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स, एजर्शन क्या होती है सर ये चीज़, मैं तभी तो डिस्कस नहीं कर रहा इसको, बिकॉज ये सारा का सारा कुछ तुम नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप, ठीक है, तो थोड़ी शांति बनाए रखना, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। या रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लानिंग। ओके सर, ऑडिट स्ट्रेटजी भी हमने अच्छी तरह पढ़ ली कि क्या ऑडिट स्ट्रेटजी होती है, रणनीति क्या होती है हमारे ऑडिट की, बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया। ऑडिट प्लानिंग सर अच्छी तरह पढ़ ली, क्या बेनिफिट्स ऑडिट प्लानिंग के, SSE 100 को भी पढ़ लिया, क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया। बट सर इन दोनों में बीच में रिलेशन क्या है भाई, याद करो डे 1 ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की पहली क्लास पार्ट 1 क्या समझाया था मैंने, क्या समझाया था सर, इन तीनों में इनफैक्ट मैंने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट की है, नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट किया है मैंने। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम को मैंने समझाया था अच्छी तरह से, हैं ये तीनों एक ही ट्रायंगल का पार्ट, मतलब ये एक ही चीज़ को डिपेक्ट करते हैं, ये एक ही चीज़ से रिलेट करते हैं, एक ही ट्रायंगल का पार्ट है, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिटेल्डनेस का, एक्सटेंसिवनेस का। स्ट्रेटजी क्या देती है, एक ब्रॉड ओवरव्यू देती है, प्लानिंग उससे डिटेल देती है, प्रोग्राम सबसे ही एक्सटेंसिव डिटेल्ड व्यू देती है उसी चीज़ का। आई होप याद है, समझ आया होगा, बस वही चीज़ है मेरे भाई कि सर रिलेशनशिप क्या है, इनमें पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। द ऑडिट स्ट्रेटजी आउटलाइन अ ब्रॉड अप्रोच टू द ऑडिट, जैसे मैंने कहा ब्रॉड ओवरव्यू देती है, इंक्लूडिंग इट्स स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, व्हाइल द ऑडिट प्लान डिटेल्स हाउ द स्ट्रेटजी विल बी इम्प्लीमेंटेड, बिल्कुल सही। मतलब तुमने अपने जो क्लासेस तुमने प्रिपेयर ये कर लिया, एग्जाम्पल मेरी याद रखो जो मैंने पहले दिन दी थी एग्जाम्पल तुम्हें कि सर मैं 15 जून तक अपना सारा क्लासेस कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगी सर, मैं करूँगी सर अपनी रिवीजन, मैं 2 रिवीजन्स करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, एंड उसके बाद टेस्ट सीरीज होंगी। याद है कि नहीं आ रहा भाई तुम दोनों एग्जाम्पल्स, मेरी भाई मेरी बहन, याद है कि नहीं याद है, याद है सर। ऑडिट प्लान में क्या किया था तुम लोगों ने, अच्छा ठीक है यार, तो सर मैं क्या करूँगा, मैं लॉ पढ़ूंगा मॉर्निंग में, फिर मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स उठाऊँगा, फिर मैं टैक्स उठाऊँगा, फिर उसके साथ मैं क्या करूँगा, ऑडिट उठाऊँगा, एंड सो ऑन। फर्दर डिटेल में चले गई, मतलब तुमने सोच तो लिया मन में कि यार ठीक है 2 महीने में हम रिवीजन करेंगे, पर उस रिवीजन को इंप्लीमेंट कैसे करोगे, उस रिवीजन को करोगे कैसे, वो तुम्हारा ऑडिट प्लान तुम्हें बता रहा है कि भाई कैसे रिवीजन करनी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट प्लान स्पेसिफाइज द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू परफॉर्म एंड इवेल्युएट थ्रू द ऑडिट प्रोसेस, बिल्कुल सही। कुल मिला के भाई वही एंटी, मतलब नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, देखो वही बात कि यार कितने एक्सटेंड में तुम ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे अपने, क्या क्या टाइमिंग रहेगी। जैसे तुम्हारी इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कंटिन्यू करूं, तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम जो फर्स्ट रिवीजन है तुम्हारी सिलेबस की उसको तुम करोगे बहुत डिटेल में, जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख रहे हो। अगर 20 क्वेश्चन है चैप्टर में, 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट जब तुम सेकंड रिवीजन करोगे, क्या तुम 20 के 20 क्वेश्चन दोबारा करोगे, आंसर इज नो। सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे ना जो हमें लगते हैं इंपॉर्टेंट है। लाइक सपोज तुम सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे सेकंड रिवीजन में अपनी,
मैंने 13 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए और 1.5 डे में तुम लेट्स सपोज सिर्फ एक क्वेश्चन ही देख के जा रहे हो, तो तुम्हें लगा सबसे मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है उस चैप्टर का मेरे को, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि मैं एक्सटेंड बताता है तुम्हें प्लानिंग, किस एक्सटेंड से तुम लोग करोगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड डिटेल ऑडिट प्रोसेस आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस। बिल्कुल सही। इस लाइन को थोड़ा सा गौर से देखना, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। ओहो या इसको कि भाई ऑडिट स्ट्रेटजी, वो क्या कह रहा है पॉइंट कि ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्रोसीजर प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस। डिस्क्रीट माने तो डिस्क्रीट, सीक्वेंशियल माने तो सेपरेट, डिफरेंट, सीक्वेंशियल इन ऑर्डर कि पहले स्ट्रेटजी, पहले प्लानिंग, पहले आप नहीं पहले आए, पहले आप उसके बाद मैं, सीक्वेंस भाई। तो यार एक हमारा पॉइंट ये क्या है कि ये कह रहा है कि जो ऑडिट स्ट्रेटजी है एंड प्लानिंग है, वो ऐसा नहीं है कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, दे आर अलग अलग टर्म्स, दे आर डिफरेंट टर्म्स, बट नॉट नेसेसरली कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि स्ट्रेटजी अलग बनेगी प्लानिंग अलग बनेगी। नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर एक ये हमारा ये एक पेज पे हमने क्या किया, स्ट्रेटजी लिख के रख ली पेज 1 पे, सर ये पेज 2 है हमारा, यहाँ पे हमने लिख के रख लिया प्लान। नो, आंसर इज नो नो नो, दे आर नॉट नेसेसरली कि ये दोनों डिस्क्रीट हों, डिफरेंट हों। डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, स्ट्रेटजी अलग तुम ड्राफ्ट कर रहे हो, प्लानिंग अलग ड्राफ्ट कर रहे हो, इट्स ओके, बट नॉट नेसेसरली। ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट हमेशा ही डिफरेंट होंगे। एंड उसके अलावा भी सीक्वेंशियल होंगे, मतलब पहले स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसके बाद प्लान बनेगा। ध्यान से दोबारा बोल रहा हूँ कि समझो भाई, ये तो तुम्हें समझ आ गया कि नेसेसरली ये सेपरेट होंगे, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल देके समझाऊंगा, शांत रहो। एंड ये 1 बाय 1 हो, मतलब पहले स्ट्रेटजी ड्राफ्ट होगी उसके बाद क्या ड्राफ्ट होगा, ऑडिट प्लान ड्राफ्ट होगा। सर ऐसा मैंडेटरी, ऐसा नेसेसरी नहीं है। एग्जांपल तुम खुद सोचो यार, स्ट्रेटजी में तुम क्या कर रहे थे, मैं 2 महीने में क्या करूँगा, रिवाइज करूँगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज दूंगा, ठीक है, यही कुछ कर रहे थे, यही किया था। प्लानिंग में क्या कर रहे हो, 2 महीने में रिवाइज क्या करूँगा, ऑडिट उठाऊंगा, लॉ उठाऊंगा, टैक्स उठाऊंगा, एफएमएसएम उठाऊंगा, क्या करूँगा, मॉर्निंग में क्या करूँगा, इवनिंग में क्या करूँगा, टेस्ट सीरीज 1.5 डे स्ट्रेटजी के हिसाब से टेस्ट सीरीज दूंगा, क्या कर रहे हो भाई। प्लानिंग क्या है, क्या कर रहे हो, प्लानिंग सेम ही तो चीज़ है, बस उसी को तुम थोड़ा डिटेल में जा रहे हो। चीज़ तो सेम ही है ना यार, बना तो तुम अपना स्टडी प्लान ही रहे हो, है तो तुम्हारा स्टडी प्लान ही ना। वो फ़र्क क्या है, जो स्ट्रैटेजी है वो तुम्हें ओवरव्यू दे रहा है तुम्हारे नेक्स्ट 4 मंथ्स के प्लान का, बट जो प्लानिंग है वो डिटेल में जाके दे रहा है तो सेम ही चीज़ ना यार। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सोच रहा हूं कि ठीक है, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर अपना प्लान, लाइक मैं स्टूडेंट हूं, अगर तो मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूं कि भाई मेरे सितंबर में अगर एग्जाम्स है तो मैं किस तरह प्लानिंग करूंगा, राइट। तो ठीक है, मैंने वही सोचा कि 2 मंथ्स में मैं क्या करूंगा, अपना रिवाइज़ कर लूँगा पहले तो। अच्छा रिवाइज़ क्या क्या करना है, ऐसा करने हैं, सुबह सुबह अपन लोग ऑडिट उठाएंगे, थ्योरी है ना, या उसके बाद दोपहर को हम उठाएंगे अपने अकाउंट्स, ठीक है, शाम को जो पूरा दिन किया उसको रिवाइज़ करेंगे। देखो मैंने क्या किया, ना स्ट्रेटजी बनाई ना प्लानिंग अलग से बनाई, मैंने इकट्ठा ही कर दिया एक ही बार में, मैंने एक ही बार में लिख दिया स्ट्रेटजी। समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो भाई ये ज़रूरी नहीं होता कि ये लाइक अगर तुम आर्टिकलशिप में जब अपनी जाओगे तो अगर तुम वहाँ पे भी जाके देखोगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑडिट स्ट्रेटजी अलग बन रही है ऑडिट की और ऑडिट प्लानिंग अलग बन रही है। नो, वो एक ही प्लानिंग बनती है कि हम किस तरह ऑडिट को करेंगे, किस तरह हम शुरू करेंगे अपना ऑडिट, क्या टेस्ट करेंगे सबसे पहले, क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। वो एक ही चीज़, वो ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, इट माइट भी अलग, वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली। और ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में हो, पहले स्ट्रेटजी फिर प्लानिंग। नो, ये दोनों इंटरलेटेड है भाई आपस में, दे बोथ आर इंटररिलेटेड, दोनों एक ही ट्रायंगल में है। वो एग्जाम डायग्राम याद रखो जो मैंने बनाई हुई है नोट्स में, ट्रायंगल,
एक ही ट्रायंगल का पार्ट है भाई, ऐसा नहीं है कि पहले आप, नो 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 नो, हम इकट्ठे ही जाएंगे, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, हम इकट्ठे ही जाएंगे, हम इकट्ठे रहते हैं। आई होप गाइस समझ आया होगा तुमको ये वाला पॉइंट भी। अब सब बोलो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग इंटर रिलेटेड, वही बात जो मैंने कही कि भाई आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, एक ही ट्रायंगल का पार्ट है, राइट। वन कैन लेट एडजस्टमेंट्स इन अदर एंड टू इंश्योर ऑर्डर ऑब्जेक्टिव्स आर मेट एफिशिएंटली यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। बिल्कुल सही। इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिस्कस करते हैं। एक नोट दिया गया छोटा सा हमारा प्यारा सा कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लानिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की। इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स प्योर 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 कॉमन सेंस थिंग। तुम्हारे स्टडी मैन में एक हेडिंग थी तो मैंने इंक्लूड कर दी, ठीक है, अदरवाइज नहीं, मैंने तो इंक्लूड कर दी बिकॉज स्टडी मैन में था, मेरा मन नहीं था इंक्लूड करने का इसको बिकॉज ये कॉमन सेंस है। बट स्टडी मैन में जो है मैं सब कुछ इंक्लूड करके चल रहा हूँ नोट्स में, कुछ भी मिस आउट नहीं कर रहा स्टडी मैन का, भाई कॉमन सेंस है ना यार। तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हारी करोगे कैसे, तुम्हारी प्लानिंग तुम क्या क्या चेक करोगे, तुम ही तो बनाओगे, क्लाइंट थोड़ी ना बनाएगा, क्लाइंट थोड़ी ना बनाएगा भाई तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हारी प्लानिंग, तुम ऑडिटर हो। ये तो प्योर कॉमन सेंस प्ले था, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है, इसके बाद डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंजेस टू द प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ओके, यार देखो ये पॉइंट क्या कहता है तुम्हें, ये पॉइंट क्या कहता है तुम्हें, ध्यान से सुनना, बहुत इजी पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, बट इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। तुमने एक बार अपना प्लान ड्राफ्ट कर लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम ऑडिट पे जा रहे हो, तुमने प्लान ड्राफ्ट किया इन्वेंट्री के लिए, लेट्स सपोज इन्वेंट्री के लिए भाई तुमने क्या किया, एक प्लान ड्राफ्ट कर लिया, ठीक है। अब इन्वेंट्री में तुमने अपना प्लान क्या ड्राफ्ट किया कि भाई देखो सीधी सी बात है, 500 करोड़ की इन्वेंट्री आ रही है बुक्स में, 500 रुपीज़ 500 CR की भाई इन्वेंट्री आ रही है हमारे क्लाइंट की बैलेंस शीट में, इसको टेस्ट करना है। तुमने क्या किया, तुमने सोचा कि यार ठीक है यार, रुपीज़ में छोड़ो, रुपीज़ में थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इन्वेंट्री, ठीक है। भाई तुम क्लाइंट के गोडाउन में चले गए, क्लाइंट के वेयर हाउस में चले गए इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए। अब तुम प्लानिंग करके क्या गए थे, तुमने क्या प्लान किया था, तुमने देखा था कि भाई क्लाइंट के पास लेट्स सपोज 100 पैकेट्स हैं, तुम्हारा क्लाइंट लेट्स सपोज शुगर इंडस्ट्री में है, वो शुगर मैन्युफैक्चर करता है, ही इज द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, चीनी मैन्युफैक्चर करता है, चीनी बनाता है, लेट्स सपोज मैं जूम करके चल रहा हूँ क्वेश्चन में। तो भाई तुम्हारे क्लाइंट के वेयर हाउस में लेट्स सपोज, बहुत ही छोटे स्केल के एग्जांपल ले रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, 100 पैकेट्स थे, बस 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 सर बस 100 पैकेट्स थे, 100 पैकेट थे भाई जिसमें चीनी भरी हुई थी इन्वेंट्री, ठीक है। अब तुमने चाहा कि यार वेरीफाई तो कर ले कि क्या हमारी इन्वेंट्री जितनी बुक्स में आ रही है उतनी है नहीं है, तो तुमने क्या किया, तुमने सैम्पल बेसिस पे कहा कि वेयर हाउस का जो ओनर था, ठीक है, केयर टेकर था, कि ऐसा करो जी 2-3 पैकेट में खोल के दिखा दो, लेट्स सपोज 100 में तुमने कहा कि हमें 5 पैकेट जो हैं वो खोल के दिखा दो, 5 पैकेट को ओपन करके दिखा दो हमें, ठीक है। जो वेयर हाउस का केयर अपना वेयर हाउस का, ठीक है, इंचार्ज था, सुपरवाइज़र था, वो कहता है ठीक है जी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो। बट क्या करें, तुम लोग फर्स्ट ईयर आर्टिकल थे, तुम्हारे मन में एक बड़ी क्यूरियोसिटी सी थी कि हम इन्वेंट्री काउंट करेंगे, हम इन्वेंट्री काउंट करेगा, हम क्लाइंट के प्लेस पे जाएगा, अपने हिसाब से क्लाइंट को कहेगा कि हमें यही वाला चेक करवा, तो यही वाला चेक करवा। बस तुम्हारे अंदर का वो बच्चा जाग पड़ा, तुमने तभी सुपरवाइजर को रोक लिया, इंचार्ज को, ओए सुन 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 ए इंचार्ज, तुम नहीं हमें बताएगा कि हमें क्या चेक करना है, ये 100 पैकेट्स पड़े हैं, तो ये वाला चेक नहीं करवाएगा, तुम्हें ये वाला चेक करवा, 3 नंबर वाला चेक करवा, हमें थर्ड नंबर वाला चेक करवा। अरे
सर मेरे छोड़ो ना, उस वो गंदा सा पैकेट, आपके हाथ खराब हो जाएंगे, आपके ड्रेस का। अरे मैंने कहा तुमको, तुम 3 नंबर वाला पैकेट चेक करवाएगा तो 3 नंबर वाला पैकेट चेक करेगा अपन। उसने बहुत कहा तुम्हें कि सीए साहब कि ऑर्डर साहब अब ऐसा मत करो, हम आपको चेक करवाते हैं, वो गंदा सा पैकेट है, पुराना पैकेट, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। नहीं, तुम नहीं माने, तुमको थर्ड पैकेट भी, 3 नंबर वाला पैकेट ही खोल के दिखा हमें। भाई जब पैकेट ओपन किया तो इसमें से क्या निकला? शुगर नहीं। सर और क्या निकलेगा? चीनी की फैक्ट्री में आए, चीनी की गोडाउन में खड़े हैं, चीनी निकलेगी? मेरे भाई नहीं, चीनी नहीं निकली, नो शुगर। तो और क्या निकला? ओनली एंड ओनली स्टोन्स, पत्थर, ओनली स्टोन्स, कैच स्टोन्स। तुमने एक इन्वेंट्री अकाउंट पे एक इन्वेंट्री को ओपन, एक पैकेट को ओपन करके देखा कि चेक कर लेंगे यार क्या बाकी चीनी है, नहीं चीनी, ठीक है, और वो चीनी नहीं थी, शुगर नहीं थी, वहाँ पे क्या थे? स्टोन्स थे। द पैकेट वॉज फुल ऑफ स्टोन्स, पत्थर से भरा हुआ था वो पैकेट। बताओ, तुम्हें और शक बढ़ गया, तुमने 5 नंबर वाला पैकेट ओपन किया और क्लाइंट की किस्मत खराब, उसमें भी क्या निकले? पत्थर ही पत्थर। एक पैकेट और ओपन किया, उसमें लकीली शुगर निकल गई। दूसरा पैकेट ओपन किया, उसमें भी स्टोन निकले। फोर्थ पैकेट ओपन किया, उसमें शुगर निकल गई। तो भाई अगर मैं सिनेरियो को क्रक्स बताऊं तो 5 पैकेट्स तुमने काउंट करने चाहे, 3 में निकले स्टोन्स, 2 में निकली शुगर, चीनी। अरे यार हम तो क्या करने आए थे, 100 पैकेट में से 5 पैकेट टेस्ट करके ये जस्टिफाई करने आए थे कि चल ठीक है यार, ठीक ही होंगे, सैंपल निकाल के 5 पैकेट टेस्ट करने आए थे। पर हुआ क्या? 5 में से 3 में तो पत्थर निकल आए, 2 में चीनी निकल आई। मतलब झोल झाल है, बहुत 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 बड़े लेवल का झोल झाल है। ये तो चीनी के नाम पे पत्थर बेच रहे हैं, राइट? तो तुम क्या करोगे? तुमने प्लान क्या किया था? दैट वी विल टेस्ट 5 पैकेट्स। बट अब जो मुझे पता लग गया कि यार ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है सर, ये तो कुछ और ही चल रहा है, शुगर नहीं है तो कुछ और ही है। तो तुम क्या करोगे? तुम लोग अपने इस नंबर को इंक्रीज करोगे। ये तुम ये भी कर सकते हो कि तुम 100 के 100 पैकेट टेस्ट करके देखो, 100% काउंट करो तुम लोग। मतलब कुल मिला के मैं अपने कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूँ, प्लान कुछ किया था, अब क्या करना पड़ रहा है? प्लान को चेंज करना पड़ रहा है एज पर द सर्कमस्टांसिस ऑफ ऑडिट। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की स्थिति है, कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उस हिसाब से भैया हमको अपने प्लान को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आई होप समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सर क्या है, रीड करवा देता हूँ एक बार। द ऑडिटर मस्ट अपडेट द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान एज नीडेड इन द ऑडिट इन रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड ही था, हम तो सोच के गए थे भाई चीनी निकलेगी, बट निकला क्या? पत्थर। चेंजिंग कंडीशंस, एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। और न्यू ऑडिट एविडेंस, if new information significantly differs from what was originally available, it may require revising the nature, timing, extent of procedures. बिल्कुल सही। For example, evidence from detailed checks might contradict evidence from internal control testing, prompting necessary adjustments to the audit approach. इसके एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, इंटरनल कंट्रोल वाले के एग्जांपल भी दे देता हूँ। बेसिकली ये वही कहना चाह रहा है कि भाई सिग्निफिकेंटली डिफर्स व्हाट वाज ओरिजिनली अवेलेबल। मतलब तुम्हें लग तो ये रहा था ओरिजिनली कि सब कुछ ठीक होगा, कि 100 पैकेट पड़े हैं, चीनी होगी इनमें, ओके है, बट निकला क्या? कुछ और। जब तुमने एक पैकेट ओपन करवाया तो कुछ और ही निकला। इंटरनल कंट्रोल क्या क्या कह रहा है वो? देखो जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज मैं पेरोल वाली एग्जांपल जो ऊपर ली थी उसी को कंटिन्यू करता हूँ। सपोज बायोमेट्रिक ना होती अटेंडेंस के लिए फैक्ट्री में, एक रजिस्टर लगा होता जहाँ पे जब वर्कर आएगा अपने साइन करके जाएगा, कि अपना नाम लिखेगा, अपने साइन करेगा कि हाँ जी मैं अब आ गया। तो क्या है वो एक जेन्युइन वो है अपना ट्रैक रखने के लिए एक इंटरनल कंट्रोल? आंसर इज नो। भाई साइन तो कोई भी कर दे, पेन ही उठाना है। मैं और मेरे दोस्त ने आपस में देख, ठीक है, लाइक तुम समझो, मैं क्यों, तुम दोनों ने, तुम और तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, आपस में मिली भगत कर ली कि भाई ऐसा कर, एक दिन तो अगर जाएगा, तो अगर छुट्टी पे है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे नाम पे लिख दूंगा, एंट्री कर दूंगा कि तू आया है। सिमिलरली अगर मैं नहीं आऊँगा तो तुम मेरे नाम पे एंट्री कर दो कि मैं आया हूँ। आखिरकार वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो दोस्तें निभाई जा रही हैं यहाँ पर, और इंटरनल कंट्रोल तो पता नहीं कहाँ पर ही है। सो अगर इस तरह का तुम्हें कुछ सिनेरियो मिलता है तो तुम्हें फर्दर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल है
कि रजिस्टर में लगाया हुआ है अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, ताकि अच्छी तरह अटेंडेंस रिकॉर्ड हो। अच्छी का तो पता नहीं भाई, बट इट्स अ वेरी रिस्की। तो तुम्हें फर्दर अपने ऑर्डर प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे ताकि तुम वेरीफाई कर सको। यू हैव टू चेंज योर प्लान। तुम प्लानिंग तो ये करके गए थे कि तुम इंटरनेट कंट्रोल के ऊपर रिलाई कर लोगे, तुम इंटरनेट कंट्रोल के ऊपर रिलाई कर लोगे, बट जब इंटरनेट कंट्रोल को देखा कि आखिर का है क्या इंटरनेट कंट्रोल, इसमें तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, वो भी किसी के नाम पे एंट्री कर सकता है, तो देन यू हैव टू चेंज योर प्लान। तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा, तुम किस तरह इसको वेरीफाई करोगे। आंसर इज क्लियर आई थिंक। एक और टॉपिक भी हमने कर दिया है कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, बिल्कुल सही। द ऑडिटर शैल प्लान द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। ऐसे 2 बार लिखा गया मुझसे। देखो ये एक पॉइंट क्या कह रहा है कि बेसिकली यार देखो, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, जो तुम्हारे मैनेजर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, वो जो अपना जो काम रिव्यू करेंगे, अब तुम ऑडिट करके आए हो, तुम कह रहे हो कि सर हमने कर दिया, सब कुछ ठीक है। अब ठीक है कि नहीं ठीक है वो तो तुम्हारे सी एस साहब ही बताएंगे, तुम्हारे मैनेजर ही बताएंगे, राइट, कि भाई तुमने ठीक किया है नहीं किया। ठीक है, तुम और तुम्हारा सीनियर तो तुम कम काम करके आ गए, बट तुम्हारे मैनेजर ही बताएंगे क्या है क्या नहीं है। जब वो रिव्यू करेंगे, फिर मैनेजर का काम कौन रिव्यू करेगा? सीनियर मैनेजर, उनका फिर पार्टनर जो हिरार्की रिव्यू करेगी, उसके बारे में बता रहा है। जो रिव्यू करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर्स होंगे कि कितना डिटेल में रिव्यू करना है, क्या एक्सटेंट रहेगा। देखो रिव्यू ये वर्ड था ना, हाँ, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक वो रिव्यू करना चाहेंगे, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे इस चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, मतलब जाहिर सी बात है भाई, जितना बड़ा काम होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा, अच्छे अगर देखो बिजनेस जितने बड़े लेवल पे होगा उतना ही काम ज़्यादा होगा ऑडिट का, उतना ही काम ज़्यादा होगा ऑडिट का। अगर अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा डिटेल में, बिकॉज बड़े लेवल का बिजनेस है तो रिस्क के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं उतने ही। ठीक है, एरिया ऑफ ऑडिट, जाहिर सी बात है बड़ा बिजनेस, एरिया ऑफ ऑडिट भी क्या होंगे, काफ़ी सारे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें टेस्ट करनी पड़ेंगी। देयर विल बी मल्टीपल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज वेल, वो तुम चेक करना पड़ेगा। अच्छा, असेज रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, भाई अगर तुम्हें उस ऑडिट में जो मटेरियल में स्टेटमेंट्स हैं, यू वेरी वेल नो कि इसका मतलब क्या होता है, कि मटेरियल में स्टेटमेंट होती है, तुम अच्छी तरह जानते हो, मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया लास्ट क्लास में। अब देखो सीधी सी बात है, अगर गलतियाँ, अगर मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा मिल रही हैं, अगर ज़्यादा मटेरियल में स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, तो सीधी सी बात है भाई, तुम्हें जो रिव्यू करना पड़ेगा वो भी एक ज़्यादा तरीके से करना पड़ेगा। बिकॉज देखो सीधी सी बात है, अगर कम गलतियाँ मिलती, कम मटेरियल में स्टेटमेंट्स मिलती, तो तुम कम रिव्यू करके भी अपना काम चला लेते, तुम्हें कंफर्ट आ जाता कि यार ठीक ही तो है, गलतियाँ तो मिल नहीं रही, सब कुछ ओके है। बट गलतियाँ अगर ज़्यादा मिल रही हैं तो तुम्हें ज़्यादा रिव्यू करना पड़ेगा, सो एज टू इंश्योर यार क्या सब कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ है। विजीत 4 पॉइंट, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क, बिल्कुल सही। तुमने अपना सबसे होनहार आर्टिकल भेजा ऑडिट करने के लिए, जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। किसने किया ऑडिट? अच्छा उसने, अरे रिपोर्ट लेके आ, रिपोर्ट लेके आ सर, साइन। भाई जो बंदा, जो इंडिविजुअल टीम मेंबर परफॉर्म कर रहा है सॉलिड वर्क को, शब्दों पे ध्यान दो, द कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क, उनकी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, तुम्हें भरोसा है कि भाई अगर वो बंदा ऑडिट करने आ रहा है, अगर वो मेरी टीम का वो मैनेजर ऑडिट करने जा रहा है, उसने रिव्यू किया, उसने ऑडिट किया है वहाँ पर जाकर, उस टीम मेंबर ने किया है, उसकी कैपेबिलिटी ही इतनी ज़्यादा है, उसकी कॉम्पिटेंस ही इतनी ज़्यादा है कि वो गलती कर ही नहीं सकता। ले गया बेटे रिपोर्ट, ले साइन करवा एंड ख़त्म। आई होप समझ आया होगा कि किन फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे व्हेन वी आर रिव्यूइंग द वर्क। ठीक है, यो डॉक्यूमेंटेशन, तो भाई देख सीधी सी बात है, देखो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन करना। सब कुछ क्या कर लो रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न में। ओरल बातों का क्या है, ओरल बातों का क्या है? तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे हाँ मैं करती हूँ। तुम करती हो ना मुझसे प्यार? पीयूष मान क्यों नहीं रहे तुम? भाई कैसे मान लूँ, बिकॉज हम तो ऑडिटर हैं, हम तो सब कुछ क्या करते हैं, रिटर्न में करते हैं।
कई बातों पर हम नहीं मानते, हम तो सब कुछ रिटर्न में करते हैं, रिटर्न में लिखित। तो यार सीधी सी बात है, अब ऑडिट का सवाल है यार, तुम एक 5,000 करोड़ की एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, सीधी सी बात है, इतनी बड़ी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, और क्या तुम बातों ही बातों में क्या सब कुछ कर जाओगे ना? मतलब ही नहीं बनता। तुमने कहा कि अच्छा ठीक है हम इतने हिसाब से ऑडिट करेंगे, ये तू जाएगा, तू जाएगा, तू जाएगा, तू जाएगा, ठीक है भाई, 2 दिन बाद भूल जाओगे, 2 दिन बाद कि क्या कहा था। जो बोल रहे हो, जो ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई है उसको लिख लो, रिटर्न में करो। सिमिलर विद ऑडिट प्लान, जो प्लान बनाया है, जो प्लानिंग की है उसको लिखी, रिटर्न में करो, ताकि कल को अगर कोई कहे कन्फ्यूजन हो रही है, बेटे ऑडिट प्लान उठा के देख, ऑडिट स्ट्रेटजी को उठा के देख, हमने क्या डिसाइड किया था। समझ पा रहे हो? इट्स अ वेरी प्राइमा फेसी पॉइंट क्लियर है कि भाई सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि कई बातों का कोई स्टैंड नहीं है। थर्ड पॉइंट, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। जो ऊपर अपन पढ़ के आए ना पॉइंट, मैंने डिस्कस किया था, करवाया था तुम्हें ये वाला, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसी की बात कर रहा है कि यार अगर तुमने अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लानिंग में कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसको भी डॉक्यूमेंट कर लो। क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? 3 चीज़ें मेरे साथ बोलो। स्ट्रेटजी को डॉक्यूमेंट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा का डॉक्यूमेंट करेंगे प्लानिंग, जो प्लान बनाया है। तीसरा क्या करेंगे? अगर कोई चेंजेस किए हैं तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान, कि क्या क्या तुमने बेसिकली प्लानिंग क्या करोगे, क्या तुमने प्रोसीजर लगाए, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सेज आए जो तुमने बेसिकली प्रोसीजर लगाए, उसके जब तुमने प्रोसीजर लगाया तो क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या तुम्हारे फेवर में था या तुम्हारे अगेंस्ट था। तुम्हें लगा तो था कि यार इसको टेस्ट करके ठीक होगा, हमारा काम खत्म, बट नहीं। लाइक जब तुमने देखा कि इन्वेंट्री काउंट करने जा रहे हैं तो तुम्हें लगा कि इन्वेंट्री काउंट ठीक ही तो होगा यार, चल ठीक है 5 पैकेट्स चेक करके आगे बढ़ते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो तुम क्या करोगे? आगे फर्दर प्रोसीजर लगाओगे, क्या रिस्पॉन्स आया रिस्क का, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ, जो चेंजेस हैं, जो सिग्निफिकेंट चेंजेस करने पड़े तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान में, कि भाई सोच कर तो कहे थे कि 5 पैकेट को टेस्ट करेंगे, बट अभी तो हमें लगता है कि पूरी की पूरी इन्वेंट्री ही हमें टेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये भी एक्सप्लेन कर देना कि क्यों वो सिग्निफिकेंट चेंजेस किए, क्यों तुम कह रहे हो कि हम 100 के 100 पैकेट टेस्ट करेंगे, कि भाई सर देखो हमने 5 का सैंपल निकाला था, 5 के सैंपल में से 3 पैकेट में तो पत्थर भरे हुए थे, तुम कैसे बिलीव कर लें। दैट्स वाई हमने सर चेंजेस किए हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, कि हम पूरा का पूरा इन्वेंट्री चेक करेंगे, 100% काउंट करेंगे। आई होप गाइस समझ में आया होगा, ठीक है। मोरलेस वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने समझाई हैं तुम लोगों को, राइट। नेक्स्ट का टॉपिक अपन का नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, अ कंटिन्यूस एंड आइटरेटिव प्रोसेस। ये भी हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर की एक ये लिमिटेशन भी मेरे को बड़ी लगती है इस चैप्टर की, कि इसमें बहुत कंसेप्ट ऐसे हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होंगे, लाइक ऑडिट एविडेंस हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हो गया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हो गया, इंटरनल कंट्रोल्स हो गया, एजर्शंस हो गई, ये कुछ इस तरह के एंटी नेचर टाइमिंग एक्सटेंट हो गया, ये कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं यार। लाइक मैं भी मजबूर हूँ, बिकॉज अगर मैं इनको बताने लग गया तो बस फिर ये हो गया चैप्टर, फिर चैप्टर ये हो गया, ठीक है। तो लाइक मैं भी अपने आप को कंट्रोल रख रहा हूँ जितना रिक्वायर्ड है। देख ऐसा भी नहीं मैं देखो कर रहा कि तुमको बिल्कुल नहीं बता रहा, जितना रिक्वायर्ड है मैंने तुमको पूरा बताने की कोशिश की है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में तो अपन लोग करेंगे ही करेंगे इस चीज़ को डिस्कस, बिकॉज पूरा पूरा चैप्टर यही है। तुम इंडेक्स उठा के देख लो अपनी बुक का, ICA की बुक का, क्या नाम है उस चैप्टर का, चैप्टर 3 क्या है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा, राइट। आई होप गाइस समझ तुम लोगों को आया होगा ये चैप्टर अब तक अभी पढ़ा है हमारा। देखो हमारा ऑडिट प्रोग्राम वगैरह पढ़ा है अभी सारा, ये अभी है हमारा, एक क्लास लगेगी इसकी और आराम से, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास में यहीं पे पॉज करता हूँ, ठीक है। आज मैं यहीं रैप करता हूँ इसे। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को रियली आई विल ट्राई टू रैप, ठीक है, रैप करवा दूँगा पूरा चैप्टर। जो हमारा टॉपिक रह गया, एक ऑडिट प्रोग्राम का टॉपिक ही रह गया हमारा, मुझे यही टॉपिक रहता है अपना ऑडिट प्रोग्राम, विच इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही रह गया, मैं रैप करवा दूँगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एंड अगर कमेंट नहीं किया, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जाना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे? एग्जाम के बाद करोगे, रिजल्ट के बाद करोगे? सर एग्जाम के बाद नहीं करेंगे, रिजल्ट के बाद करेंगे। नहीं सर, जब हम वो फाइनल में हो जाएंगे तब करेंगे। अबे यार क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब को करोगे, अभी कर दो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, एंड शेयर कर दो उन सभी के साथ जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिनका भी अटेम्प्ट है ड्यू September 25, Jan 26 एंड ऑनवर्ड्स। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए CA पीयूष गोयल क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, #लर्न CA पीयूष। बाय 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 बाय।